सिया, रिया, अनु, सोनम, ये वो नाम हैं जिन्होंने भारत में अपने पतियों का कत्ल करके भारतीय रिश्तों के ताना बाना पर सवाल खड़ा कर दिया है। और इस प्रकार की महिलाएं आए दिन नए तरीके ईजाद कर रहे हैं अपने पतियों के कत्ल करने का और उसके बाद सबूत छुपाने का। लेकिन याद रखिए, कातिल चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई न कोई सबूत वो छोड़ ही देता है जिसके आधार पर वो कत्ल का गुनाहगार बन ही जाता है। अभी अभी सिया की कहानी पूरे देश में और दुनिया में सोशल मीडिया पर रंग जमा ही रही है कि एक और नई एक्टर आ गई, एक नया कातिल आ गया, एक नई महिला आ गई जिसने दुनिया को दहला दिया। छोटे मोटे शहरों में रहने वाले लोग इतने सातिर कैसे हो जाते हैं, ये समझ से परे है। कुछ तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को देख करके भी लोग आइडियाज लेते हैं, अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से या इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं, जिसमें कि उनको लगता है कि कत्ल करने के बाद भी हम पाक साफ रह जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जैसा आपने देखा रूबी की कहानी, आगरा में कत्ल करने के बाद उसने बाथरूम में दफना दिया पति को, लेकिन उसका नसीब खराब, या वही वाली बात कि कातिल कभी भी बच नहीं सकता है। उसने उसके पति के भाई को शक हुआ और उसके आधार पे वो पकड़ी गई। इसी प्रकार से सिया, इसी प्रकार से सोनम, कुछ न कुछ गलतियां और कमियां इन लोगों ने छोड़ी, जिसके आधार पर कातिल पकड़े गए। और इसी समय हरियाणा के रेवाड़ी से एक नई घटना सामने आई है। आप लोगों को बता दूं कि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पिछले 5 वर्षों में लगभग 774 के आसपास ऐसे कत्ल हुए हैं जिसमें पत्नियों ने अपने पति का खून किया और उसमें एंगल रहा ट्रायंगल, मतलब पति, पत्नी और बो। इन लोगों ने प्रयास तो अच्छा किया, प्लान भी अच्छा किया, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। तो तब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो कहानी है ये आपको दंग कर देगी। रेवाड़ी की रहने वाली तनु की शादी होती है मोनू से, और तनु के गांव का ही एक लड़का जिसका नाम है सोनू, वो सोनू से प्यार करती थी। लेकिन घर वालों ने कहा कि भाई तुमको शादी करना है मोनू से, तो वो ना नहीं कह पाई। ये सामाजिक ताना बाना है जिसमें आजकल लड़कियां शादी को ना नहीं कह सकती है, क्योंकि उसमें परिवार की बदनामी हो जाएगी, बल्कि उससे आसान वो कत्ल करना समझती है। ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए भारत और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी मुझे लगता है कि एक विचार करने का समय आ गया है कि शादी से पहले लड़की को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुल के कह सके कि मुझे शादी किससे करनी है, ताकि मासूम पतियों का कत्ल ना हो सके। ये कहानी आपका दिल दहला देगा कि एक गांव में रहने वाली लड़की कितना रिसर्च करती है किसी का कत्ल करने से पहले,
और आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल पे जितने भी रिसर्च किए जाते हैं वो सारे रिसर्च बाद में पता चल जाता है कि आपने क्या क्या, भले ही वो डेटा आप डिलीट क्यों ना कर दो, वो सारे आपको बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बात पता चल जाती है। तो इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि तनु की शादी बगल के गांव में रहने वाला एक मोनू नाम का लड़का से होता है, लेकिन तनु जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड जो उसी के गांव का रहने वाला था उससे वो प्यार करती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी। जब से शादी इन दोनों का तय हुआ उसी समय से तनु और सोनू दोनों इस बात पे लगे हुए थे कि किस प्रकार से मोनू को रास्ते से हटाया जाए और बाद में फिर हम लोग शादी साथ में किया जाए। कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है कि तनु की शादी हो जाती है। शादी के बाद तनु अपने ससुराल जाती है जहां लगभग 10 दिन तक वो वहां रहती है। अब 10 दिन तो कोई इतना बड़ा समय है नहीं कि तनु के विचार व्यवहार या उनके चाल चेहरा और चरित्र के बारे में उसके परिवार को पता चल जाए। वैसे भी इस प्रकार की जो शख्सियत होते हैं उनका चेहरा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो जैसा समय वैसा माहौल के अनुसार अपना व्यक्तित्व या चेहरे के भाव को बदल लेने में माहिर लोग होते हैं। तो 7 दिन 10 दिन वो रही अपने ससुराल में और उसके बाद वो मायके आई। मायके जब वापस आई तो उसके गांव का उसका जो प्रेमी था सोनू, उससे वो लगातार संपर्क में रही और दोनों ने मिलकर के साजिश किया। और वो साजिश क्या था मैं आपको बताऊंगा। तो अब कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है कि तनु फोन करती है अपने पति को और कहती है कि बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, आप आ जाओ, मन नहीं लग रहा है, आपको देखने का मन कर रहा है, लेकिन जब आप आना तो सैलरी लेकर के आना। नई नई शादी हुई थी, हनीमून का समय चल रहा था। पति अपने पत्नी की बातों में आ जाता है, लेकिन तनु एक बात कहती है कि आना तो किसी को बताना मत, क्योंकि बात पड़ोस के गांव में की ही है और आप आना, मुझसे मिलना और मिल करके चले जाना, लेकिन सैलरी लेकर के आना। तो उसका पति जो है जब सैलरी मिलता है अपने घर वालों को बताता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा। घर वाले बोलते हैं कि जाओ अपने भाई को अपने साथ ले लो, तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, मैं दिखा करके आ जाऊँगा। और वो स्कूटी उठाता है और चला जाता है। जब वो जाता है, जाने के बाद रात में वापस नहीं आता है, अगले दिन वापस नहीं आता है, उसके बाद वापस नहीं आता है। इस प्रकार से 3-4 दिन गुजर जाने के बाद उसके घर वाले अगले दिन जो है पुलिस में कंप्लेन करते हैं और वहीं पास के ही एक नहर से 3-4 दिन के बाद एक लाश मिलती है और वो लाश जो है लोग पहचान जाते हैं कि ये मोनू का लाश है, क्योंकि उसी लाश के बगल में उसकी स्कूटी खड़ी थी। अब पुलिस ले जाती है डेड बॉडी को, पोस्टमार्टम उसका करवाया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चलता है कि इनकी जो मौत हुई है वो मौत डूबने के कारण हुई है। तो डूबने के कारण जब मौत हुई तो उसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद वहाँ लगभग 6-7 दिन का कुछ इस प्रकार का क्रियाकर्म होता है। वो क्रियाकर्म होता है जिसमें तनु जो है बखूबी रोने धोने और लोगों से सहानुभूति पाने वाला रोल में रहती है और 7 दिन रहने के बाद वो घर वापस चली जाती है। इसी दौरान जब वहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जहाँ उसका कत्ल हुआ था, जहाँ डेड बॉडी मिली थी, उस मोबाइल फ़ोन को पुलिस
वापस करती है कि ये केस प्रॉपर्टी है, आप ले जाओ, और ये स्कूटी ले जाओ, ये मोबाइल फ़ोन ले जाओ, और इसमें तो कुछ भी कहीं कोई संदेह करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये डूब के उनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम ने भी बता दिया था। अब मोनू के घर वाले को वो जब मोबाइल मिलता है तो उसका भाई उस मोबाइल को खोलता है, और खोलने के बाद जो चीज वो देखता है उससे वो सन्न रह जाता है। उसको लगता है ऐसा कैसे, मेरा भाई तो इतना इंटेलिजेंट था नहीं, क्योंकि वो एक साधारण सी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, वो टेक सेवी नहीं था, मोबाइल उतना खोलना डिलीट करना ये सब उसको नहीं आता था। उसने पाया कि मोबाइल का जितना भी डेटा था, कॉल लॉग था, मैसेज था, व्हाट्सएप था, वो सारा डिलीट किया हुआ है। यहां से शुरुआत की शक की शुरुआत होती है, और पुलिस वालों को जाकर के वो बताता है कि देखिए इस प्रकार से इसमें कॉल लॉग जो है वो डिलीट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पुलिस जो है वो कहती है कि इतना से तो कुछ नहीं होगा, कुछ और सबूत लेके आइए। तब तक बीच में उसके माता पिता जाते हैं और परिवार वाले जाते हैं, वहाँ लग जाते हैं वो कुछ ना कुछ पता लगाने। किस्मत की बात देखिए कि वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा था, जिसमें कत्ल के जगह पर, जहाँ पे उस सोनू जो उसका तनु का बॉयफ्रेंड था, सोनू और उसका एक और मित्र वहां पे दिखाई देता था। और ये सोनू वो है जो उसके कत्ल पे जो भी होता है लास्ट दिन जो प्रोग्राम होता है, तो वो भी शोक सभा में आया हुआ था। तो वो जब दिखाई देता है तो लोगों को शक और बढ़ जाती है कि वो वहां क्या कर रहे थे। अब ये जा करके ये लोग पुलिस को फिर से बताते हैं कि देखो कॉल लॉग भी मैंने दे दिया, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी दे दिया, अब तो आप इस पे कार्रवाई करो। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। फिर ये लोग वहाँ के एसपी या डीसीपी के पास जाते हैं, और डीसीपी को ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, हम इस पे कार्रवाई करते हैं। देखिए खुदा न खास्ते उसी दिन उसी समय वहाँ पे रेवाड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री आने वाले थे, और मुख्यमंत्री की सीधी बातचीत जनता से होने वाली थी। तो डीसीपी और थाने वालों ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि इसके कंप्लेन पे हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये जा करके सीएम साहब से शिकायत न कर दे। तो उस डर से जिस दिन सीएम साहब आने वाले थे उसी दिन वो लोग मोनू के घर पहुंचे पुलिस वाले, और कहे कि देखिए हम इस पे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, आप लोग सीएम साहब से कोई शिकायत मत कीजिएगा। तो वो जाते हैं, सोनू को उठाते हैं और दूसरी तरफ तनु को भी उठाते हैं, और जब दोनों से कड़ी पूछताछ की जाती है तो दोनों कोई सातिर कातिल तो थे नहीं, ये पहले पहले इन लोगों ने प्लान किया था, और पुलिस का पूछने का तरीका भी आपको मालूम ही है। तो वो दोनों टूट जाते हैं और टूट करके वो कहानी बताते हैं। तो जब वो कहानी बताते हैं तो दुनिया सन्न रह जाती है, और जो बात मैं बार बार कहता हूं कि कातिल चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है। अब जो कहानी उसने बताई वो इतने रिसर्च की कहानी है कि ये एक आम आदमी से ये उम्मीद करना मुश्किल है, लेकिन इंटरनेट के जमाने में अब कुछ भी मुश्किल नहीं, सब कुछ संभव है। तो होता ये है कि उसमें एक चीज जो और सबसे ज्यादा जो मैं बताना आपको भूल गया कि परिवार वाले कॉल लॉग निकालते हैं, और कॉल लॉग जब निकालते हैं तो पता ये चलता था कि 8 तारीख को जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन तनु और उसके पति मोनू के बीच में लगभग 40 से ज्यादा कॉल हुए थे। लेकिन जब तनु से पूछा गया था कि तुमको पता है वो कहाँ गया है, कोई बातचीत हुई है, तो ये साफ इनकार कर जाती है, जो शक की सुई को और गहरा कर देता था। तो इस प्रकार से उसने अपनी बात को दबाने का प्रयास किया।
और जब उन लोगों ने बताया थाने में तो वो उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फॉरेंसिक जांच में कुछ बातें पता चल जाती है, तो हम लोगों का प्रयास ये था कि कोई ऐसा हम एविडेंस या सबूत न छोड़ें जो कत्ल को साबित करे। वो सिर्फ एक साधारण सी डूबने वाली मौत दिखाई दे। तो हम लोगों ने ये किया था कि सोनू जो तनु का यार था, बॉयफ्रेंड था, और उसका मित्र, इन दोनों ने मिल करके मोनू का सांस नाक बंद कर दिया था। और नाक बंद करने के बाद उन्होंने ध्यान इतना रखा था नाक और मुंह कि ये बस बेहोश हो, मरे ना। और बेहोश होने के बाद जो है उन लोगों ने उस मोनू को पानी के नहर में डाल देते हैं। और जब नहर में उसको डालते हैं तो ऑब्वियसली बेहोश है, वो मरा तो नहीं है, तो वो सांस तो लेगा। तो जब सांस लेगा तो पेट में पानी भी जाएगा। अगर वो डेड बॉडी को उसमें डाले होते तो पेट में अंदर पानी नहीं होता, लेकिन यहाँ तो चूंकि वो बेहोश था तो सांस लेगा, और जब सांस लिया तो पेट के अंदर पानी गया, सारे फेफड़े में पानी भर गए पूरे बॉडी में। और पुलिस रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में पता चला कि इसकी मौत जो है वो डूबने से हुई है, क्योंकि पानी उसके बॉडी में पूरा था। अच्छा, इन लोगों ने ध्यान ये रखा था कि इसके बॉडी पे किसी प्रकार का कोई खरोच ना हो, चोट का कोई निशान ना हो, ताकि पोस्टमार्टम में कत्ल का कोई उद्देश्य भी दिखाई ना दे। अब जो है बात यहाँ पता चलती है, और उसके बाद जो है आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में आपको इसके लीगल पहलू के बारे में बताएंगे। तो मैं क्या कहूँ कि पतियों सावधान हो जाओ। और दूसरा, मैं एक बात बड़ा सीरियस होकर के बोलता हूँ कि इस देश के समाज और सामाजिक ताने बाने में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। जहां हम लड़कियों की आज़ादी की बात करते हैं तो वहां शादी की भी आज़ादी होनी चाहिए। इसीलिए शादी से पहले ये ज़रूर होना चाहिए कि लड़कियों से उनका चॉइस पूछ लिया जाए, और बड़े इज्जत से पूछा जाए, न डरा के न धमका के, और इसको किसी भी प्रकार से गलत न लिया जाए, क्योंकि इस देश में जो जातिवाद की व्यवस्था है वही शायद इन कत्लों का कारण बन रहा है। तो आप की बेटे बेटियां जिस भी घर में और जिस भी जाति बिरादरी या जिससे भी शादी करना चाहे, आप आज़ादी से उसको शादी करने दे दो, अन्यथा संभव है कि ये कत्ल का कारण बन सकता है। जय भारत। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।